सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे न्यूमोसिल वैक्सीन के विषय में, समझेंगे न्यूमोसिल वैक्सीन क्या है, क्यों खास है, क्यों चर्चा में बनी हुई। वहीं जो दूसरा टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे क्रोएशिया में आए भूकंप के विषय में और समझेंगे कि भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में भूकंप बार बार क्यों आ रहे हैं। वहीं जो तीसरा टॉपिक है, उसमें हम बात करेंगे BBX11 जीन के विषय में, समझेंगे BBX11 जीन क्या है, क्यों चर्चा में बना हुआ। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमोसिल वैक्सीन के विषय में। न्यूमोसिल वैक्सीन एक रोग के लिए बनाई गई है। इस रोग का नाम है न्यूमोकोकल। न्यूमोकोकल जो रोग है, यह इसके अंतर्गत कई प्रकार के रोग आते हैं, अर्थात यह एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत कई तरह की बीमारियां शामिल होती हैं, जिनको हम इसका प्रकार बोलते हैं। जैसा कि एक बीमारी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका नाम है निमोनिया। ठीक इसी तरह से मेनिंजाइटिस, साइनस का संक्रमण, खून का संक्रमण जिसको हम सेप्सिस भी बोलते हैं, और मध्य कान में होने वाला संक्रमण, ये सभी क्या है, न्यूमोकोकल रोग के प्रकार हैं। अब ये जो न्यूमोकोकल रोग होता है, वह होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम है न्यूमोकोकस। इसको स्टेप्टोकोकस निमोनिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को स्टेप्टोकोकस निमोनिया के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जब भी क्या होता है, ये न्यूमोकोकल रोग होता है, तो इससे जो अंग प्रभावित होता है उसी में इसके लक्षण देखे जाते हैं। लेकिन अगर यह चूंकि एक व्यापक शब्द है, इसके लक्षणों को हम जनरलाइज करें तो काफ़ी लंबी लिस्ट इसके लक्षणों की आती है। जैसे अधिक रोशनी सहन ना कर पाना, ठंड लग जाना, ठंड लगना मतलब पसीना आना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, त्वचा में चिपचिपापन आना, कम भूख लगना, त्वचा पर अर्थात स्किन पर चकत्ते आ जाना, खांसी का होना, सांस फूलना, गर्दन में अकड़न होना, थकावट महसूस होना और भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न होना, कान में दर्द आना, थूक में खून आना आदि। यह जो है आपका न्यूमोकोकल, यह एक संक्रामक बीमारी है। इसलिए कोई स्वस्थ व्यक्ति यदि संक्रमित व्यक्ति के करीब आता है, या उसके थूक, उसके बलगम के संपर्क में आता है, या फिर संक्रमित व्यक्ति के मुंह या नाक से निकले किसी द्रव या सूक्ष्म बूंद के भी संपर्क में आता है, तो भी क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। यह जो संक्रमित व्यक्ति के क्या होता है, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया इसके श्वसन में शामिल हो जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर न्यूमोकोकल रोग से संक्रमित हुआ है, तो यह बैक्टीरिया उनके श्वसन का भाग बन जाता है, और इसी के कारण क्या होता है कि कोई व्यक्ति यदि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है, खासकर जब वो खांसता है, छींकता है, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स निकलते हैं, उनके संपर्क में आने पर भी व्यक्ति संक्रमित हो जाए। कुल मिलाकर कुछ समझें तो इसका जो संक्रमण है कुछ उसी प्रकार का है जैसा कि इस समय कोरोना को आप ले सकते हैं। हालांकि कोविड और इसमें बहुत अंतर है, फिर भी संक्रमण को समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 4 से लेकर 5 लाख बच्चों की मौत न्यूमोकोकल रोग के कारण होती। अब आप कहेंगे कि 4 से 5 लाख का रेंज हमने क्यों लिया? क्योंकि होता क्या है कि कई साल हमने जब डेटा कलेक्ट किया तो पता चला किसी साल 4,76,000, किसी साल जो है कि 5,11,000 ऐसे डेटा आए हैं। इसलिए हमने इसको क्या किया है, 4 से 5 लाख को अपनाया है। और विकासशील जो देश हैं, वहाँ पर यह जो बीमारी है गंभीर रूप में देखी जा सकती है। तो न्यूमोकोकल रोग की रोकथाम करने के लिए इसकी जो वैक्सीन है काफ़ी मददगार होती है। लेकिन भारत के संदर्भ में चुनौती ये थी कि अभी हम विदेश से वैक्सीन मंगाते थे, और उसके कारण इसकी जो लागत है काफ़ी ज़्यादा होती थी, और आसानी से सबको हमें प्रोवाइड नहीं कर पाते।
और चूंकि भारत में भी अभी जो बच्चों का जन्म दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके कारण यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में इस प्रकार की वैक्सीन की ज़रूरत थी। चूंकि जो बच्चे होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, इसीलिए लंबे समय से हम प्रयास कर रहे थे कि हम क्या करें, कोई स्वदेशी वैक्सीन बना लें और बच्चों को उपलब्ध करवाएं, और उसी में हमको क्या मिली, सफलता मिली है। इसके इलाज के लिए सामान्यतः एंटीबायोटिक दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको पता है कि अगर बच्चों को आप एंटीबायोटिक दवाएं देंगे तो इससे क्या होता है, उनके इम्यूनिटी सिस्टम पर जो है कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए हम वैक्सीन के निर्माण का प्रयास लंबे समय से कर रहे थे, जो कि अब मिल गई है और हमने बनाया है जिस वैक्सीन को, वह स्वदेशी वैक्सीन है। इसका नाम है न्यूमोसिल वैक्सीन। कैसे बनाया गया उसके विषय में भी हम जानकारी देंगे, लेकिन थोड़ा सा और समझिए न्यूमोकोकल रोग। न्यूमोकोकल जो रोग है, जैसा कि हमने बताया, इसके कई रूप होते हैं। इसमें जो मेनिंजाइटिस न्यूमोकोकल रोग है ये सबसे गंभीर माना जाता है, क्योंकि यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को यह हो जाता है तो उसकी मृत्यु तक इससे हो जाती है। और मृत्यु अगर नहीं होती, लेकिन जो मेनिंजाइटिस न्यूमोकोकल है यह अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है, तो इससे जो शारीरिक विकास है उस पर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक इसी तरह से जब न्यूमोकोकल रोग का प्रसार जो है कि खून में हो जाता है तो इसको बोला जाता है बैक्टीरीमिया। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्या मेनिंजाइटिस या बैक्टीरीमिया न्यूमोकोकल रोग के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ। इसी की तरह है, जब इस रोग की वजह से हृदय का वॉल्व क्या होता है, डैमेज हो जाता है, तो इसको बोला जाता है न्यूमोकोकल एंडोकार्डाइटिस। तो ये ध्यान रखिएगा इस सभी सब। अब जैसा कि हमने बताया कि चूंकि हमारे यहाँ के जो बच्चों की जन्म दर है वो काफ़ी ज़्यादा है और प्रत्येक साल जो है कि कई बच्चों का जन्म होता है, ऐसे समय में हमारे यहाँ प्रयास किया जा रहा था कि कोई हम स्वदेशी वैक्सीन बनाएं, और उसमें हमें सफलता मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सिएटल स्थित पाथ नामक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी वैश्विक संगठन जैसे साझेदारों के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल। अब शब्द ध्यान दीजिए, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल। कॉन्जुगेट शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हमने बताया कि जो न्यूमोकोकल रोग है इसके अंतर्गत कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो यह जो वैक्सीन हमने बनाया है इन सभी बीमारियों को रोकने में यह सक्षम है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल। इसका नाम क्या है, न्यूमोसिल, और इसके साथ पूरा जो शब्द है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है यह न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए जिस तरह से टीकों का निर्माण कर रहा है, इससे हमें क्या हुआ है, भारत का जो है गौरव बढ़ा है। इसके टीके विश्व के लगभग 170 देशों में उपयोग किए जाते हैं। अब ये जो वैक्सीन है यह क्या करेगा कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है न्यूमोकोकल के लिए, उसके संक्रमण को रोकेगा, और जब संक्रमण को रोकेगा तो इससे होने वाली जो मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी। चूंकि यह जो बाजार में इसकी लाने की अनुमति पहले मिल चुकी है, तो हम जल्दी ही देख सकते हैं कि यह बाजार में एकल खुराक और बहु खुराक के रूप में काफ़ी रिजनेबल कीमत पर आएगी। चूंकि इसका निर्माण इंडिया को ध्यान में रखते किया गया है, इसलिए यह वैक्सीन सस्ती भी होगी, और जो अभी तक हमारी विदेशी वैक्सीन पर निर्भरता बनी हुई थी वह हम कम होगी। चूंकि इस वैक्सीन को भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जा चुका है, तो हम जल्द उम्मीद कर सकते हैं कि वैक्सीन क्या हो, जल्दी हमारे पास आ सकती है। भारत सरकार द्वारा इस वैक्सीन का प्रयोग सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में भी किया जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि न्यूमोसिल वैक्सीन क्या है। अब थोड़ा सा समझते हैं क्रोएशिया में आए भूकंप को। अब देखिए, अब क्रोएशिया को अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है आपका व्हाइट कलर का जो मैप है, देख रहे हैं, यह है क्रोएशिया। और क्रोएशिया के बगल में जो आपको कुछ पड़ोसी देश दिखाई देंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक देश स्लोवेनिया, इधर हंगरी दिखाई देगा, दूसरी तरफ सर्बिया, और फिर इधर बोस्निया हर्जेगोविना दिखाई देगा। तो ये देखिए, जो जाग्रेब है, जो क्रोएशिया की राजधानी है, उससे दक्षिण पूर्व में ये जो आपका पेत्रिंजा है, यहाँ पर क्या हुआ है, भूकंप आया है।
है। इसको एक और मैप से देखते हैं। ये देखिए, ये भी मैप है, अर्थक्वेक है और 29 दिसंबर को आया हुआ भूकंप है। और देखा है इसका जो आप देख सकते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड दिखाया गया है 6.2, काफ़ी तीव्र गति का यह भूकंप है। और इस भूकंप को आप यहाँ पर एक मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक एड्रियाटिक सी दिखाई देगा और ये जो क्षेत्र है भूमध्य सागर से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पश्चिम की ओर देखेंगे तो इटली दिखाई देगा। तो इस क्षेत्र का जो पूरी ज्योग्राफी है, जो भूकंप के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। यूरोपीय देश क्रोएशिया में मंगलवार को तीव्र गति का भूकंप आया है और यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने बताया है कि ये जो भूकंप है क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 12:19 पर पेट्रीजा शहर में आया। यह जो भूकंप आया उसके कुछ देर बाद पाकिस्तान में भी जो है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र था इस्लामाबाद। कुल मिलाकर अगर यह जहां पर यह क्रोएशिया में जो भूकंप आया है उसी के सीध में जो है कि कहाँ देखा गया है, पाकिस्तान में भी भूकंप देखा गया। क्रोएशिया में आए भूकंप से भारी तबाही हुई है क्योंकि रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थी और 6.2 की गति का यह जो है भूकंप था। भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होने की वजह से इसके जो झटके हैं स्लोवेनिया, सर्बिया, बोस्निया में भी महसूस किए गए हैं और स्लोवेनिया ने भूकंप के झटके की गंभीरता को देखते हुए अपने क्रस्को परमाणु बिजली संयंत्र को क्या कर दिया, अस्थायी रूप से बंद कर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रस्को परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ है तो ध्यान रखिएगा स्लोवेनिया में है। किस कारण बंद किया गया तो यहाँ पर आए भूकंप के। ये जो भूकंप आया है ये क्रोएशिया में 140 साल बाद इतना जो है कि तीव्र गति का भूकंप आया। ये जो भूकंप आया वो आखिर एक प्रकार की एनर्जी थी। इस एनर्जी का जो उत्पन्न होने की घटना बताई जा रही है वो पृथ्वी से 10 किलोमीटर की गहराई में बताई जाए। मैं बताऊंगा, पूरा भूकंप बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ये जो फोकस है, अर्थात फोकस का मतलब यह है कि जैसे मान लेते हैं हम कहीं पर बैठकर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं तो अब इसके नीचे का कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर झटका, जहां हम बना रहे हैं वीडियो, यहाँ पर झटका अगर महसूस होता है तो आखिर जो एनर्जी है जिसने यहाँ पर कंपन किया वो पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं तो उत्पन्न हुई होगी, उसी को बोला जाता है फोकस, जो कि 10 किलोमीटर की गहराई में था। क्रोएशिया में पिछले कई दिनों से निम्न गति के भूकंपीय झटके महसूस किए जा रहे थे और उसकी परिणति अब इस भारी भूकंप की वजह से रूप में हुई है। यह क्षेत्र जो है इस समय भूकंपी अस्थिरता, यह क्षेत्र का मतलब भूमध्य सागर से जो निकटवर्ती क्षेत्र है भूकंपी अस्थिरता का सामना कर रहा है। और अक्टूबर माह में तुर्की और यूनान में भी भूकंप आया था और इसकी जो तीव्रता थी वो 7.0 थी। आप समझ सकते हैं कि आखिर 7.0 भूकंप की तीव्रता कितनी ज़्यादा है। अगर भारत जैसे देश में इतनी तीव्रता का भूकंप आ जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा तबाही उत्पन्न हो सकती। क्योंकि यह जो क्षेत्र है जहां पर भूकंप आए वहां पर जनघनत्व तो क्या है, काफी कम है, उसके वजह से हमें कैजुअलिटी कम देखने को मिल रही है। और यह जो है कि ईश्वर की कृपा हम कह सकते हैं कि भूकंप जो अभी आए हैं वह उन क्षेत्रों में नहीं आए जहां पे जनघनत्व तो ज्यादा है। तो ये जो पिछला एक दशक है, इस दशक में अगर हमने जब एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसमें लगभग 1 दर्जन बड़े भूकंप आए हैं। छोटे भूकंपों को तो हम काउंट भी नहीं कर रहे। अब ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसमें जब भूकंप आता है तो इसीलिए कई बार आप सुनेंगे कि ईरान में आया, पाकिस्तान, नेपाल या जो है कि क्षेत्रों में भूकंप आता रहता है। कुछ समय पहले नेपाल में भी भूकंप आया था, आपने देखा ही था। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भूमध्य सागर, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। ये देखिए मेडिटेरियन सी दिखाया गया और मेडिटेरियन सी में देख रहे हैं आप इटली, और इटली के थोड़ा सा अगर पूरब की ओर देखेंगे इसमें जो साफ नहीं है तो आपको क्रोएशिया वाला क्षेत्र दिखा। दूसरा ये तुर्की है, इसमें भी कुछ दिन पहले ही भूकंप आया था। तो ये जो क्षेत्र है इस समय क्या है, कई प्रकार की हलचलों का सामना कर रहा है। तो थोड़ा सा इस मैप को देखिए, अर्थक्वेक डेंजर जोन्स आपको दिखाया गया है। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह आपका वर्ल्ड वाइड मैप है। इसमें देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले देखिए अमेरिका का जो पश्चिमी किनारा है, तो नॉर्थ अमेरिका को देखिए, साउथ अमेरिका, तो आपको यहाँ पर रेड कलर की एक पट्टी दिखाई गई। ठीक इसी तरह से अब जो है कि अफ्रीका के नॉर्थ में अर्थात भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में देखिए यहाँ पर अभी आपको रेड
कलर का एक लाइन है जो कि भूमध्य सागर से प्रारंभ होकर आपके भारत से होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक जाती है। दूसरा एक जो रेड कलर का स्पॉट है आपको दिखाई देगा एकदम पूर्वी एशिया में, अर्थात जापान से होते हुए फिलीपींस तक, मनीला तक यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ना, ये दरअसल विश्व के वह क्षेत्र हैं जहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं भूकंप, थोड़ा सा इसको समझिए। अब देखिए आपको यहाँ पर जो है कि कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे डब्बे बने। दरअसल है क्या कि यह, जब आप लोगों ने अगर ज्योग्राफी में अर्थात भूगोल में जब आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि जिस तरह फुटबॉल होता है, ठीक हमारी पृथ्वी भी इसी तरह से कुछ टुकड़ों से जुड़कर बनी है और इन टुकड़ों को बोला जाता है प्लेट। तो कौन सा प्लेट, जैसे अफ्रीकन प्लेट देख रहे हैं, अफ्रीका प्लेट को बाउंड्री के रूप में दिखाया गया। फिर देख ऐसे ही एक प्लेट है साउथ अमेरिकी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, और उत्तर में देखिए एक प्लेट दिखाई देगी जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट। ठीक इसी तरह से देखिए इंडियन प्लेट आपको दिखाई दे। तो आपने सुना होगा कि भारत में जब भी भूकंप आता है तो उसको लिए कहा जाता है कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। कैसे टकरा रही है इसको इस रूप में समझिए। आप क्या करिए, दो पेन लीजिए, दोनों पेन को एक दूसरे के करीब लाइए और जो है कि फिर क्या करिए टकरा दीजिए। जब टकराएंगे तो क्या होगा, हल्का सा कंपन होगा ना, और अगर तेजी से टकराएंगे तो ज्यादा होगा। अब इसको थोड़ा सा बड़े रूप में लीजिए, आप कोई बड़े बड़ी दो ईंटें लीजिए और उनको लाकर एक दूसरे से टकराइए, कंपन क्या होगा, ज्यादा होगा। सोचिए कोई बड़ी चीज हो और बड़ी चीज हो तीव्र गति से टकराए तो कितना तेज भूकंप आए। तो यहां पर देखिए हमें समझना जो है कि यहां पर यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट जहां पर जुड़ रही है, ये एरिया कौन सा है, यह वही एरिया है जिसको हम देख रहे थे भूमध्य सागर से लेकर आपका इंडिया के पूर्व तक, अर्थात यहां पर यह पूरा यूरोपीय क्षेत्र और एशिया का जो इंडिया से लगा हुआ क्षेत्र है, यहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही। अब जब प्लेटें टकरा रही हैं तो इसके वजह से क्या हो रहा है, भूकंप आ रहा है। इसको थोड़ा सा हमने समझा, दोबारा हम इसको समझेंगे। थोड़ा सा इस मैप को देखिए। अब देखिए होता क्या है कि जब दो प्लेटें आती हैं, जैसे बी वाला जो इमेज है इसको देखिए, तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आएंगी, टकराएंगे तो क्या हो, भूकंप आएगा। जैसे कि मान लेते हैं दो ट्रक एक दूसरे की ओर आकर टकराते हैं तो क्या होता है, भूकंप आता है। आप देखते ही हैं क्या कैसे क्या हो जाता है। अब इसी तरह से क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसा कि बी इमेज में दिखाया गया है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। आपने दो बैलों को लड़ते हुए देखा होगा, तो जो भारी बैल होता है वो हल्के बैल के को क्या करता है, सींग से नीचे की तरफ से सींग डालकर उठाकर फेंकने का प्रयास करता है। अर्थात फिर से समझिए, जो भारी बैल होता है वह क्या करते हैं, नीचे की तरफ झुककर, और जो हल्का बैल है उसको ऊपर की तरफ उठाकर फेंक देता है। अर्थात वह क्या करता है, फोर्सफुली अपने को नीचे रखते कर हल्के जो बैल है उसको ऊपर की तरफ फेंक देता है। ठीक यहां पर भी जब दो प्लेटें होती हैं तो क्या होता है, जब भारी प्लेट हल्की प्लेट से टकराती है तो जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, छेपित हो जाती है। अब देखिए, अब ये जो प्लेट नीचे जा रही है बी में, देखिए जो कि भारी प्लेट है, नीचे जाएगी तो क्या होगा, मैग्मा बनेगा। मैग्मा बनेगा तो क्या होगा, वो ऊपर की ओर आने का प्रयास करेगा, और ऊपर की ओर आने का प्रयास करेगा तो ज्वालामुखी क्रिया होगी और भूकंप आए। तो ये जो पूरा भूमध्य सागर से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हो, ज्वालामुखी क्रिया तो अभी नहीं हो रही है। पहले से ही जो भूमध्य सागर में जो पहले से ज्वालामुखी वही है, कोई नई ज्वालामुखी क्रिया, लेकिन भूमध्य सागर से लगा हुआ जो नीचे का क्षेत्र है वहां पर अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं, और उसके वजह से नीचे क्या हो रहा है, एक जो है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है। अर्थात दो प्लेटों के टकराने की वजह से जो हलचल है, और उसके अंदर हो सकता है मैग्मा बन रहा हो, और वही मैग्मा क्या करता है, फोर्स के रूप में ऊपर जब झटका मारता है तो क्या होता है, भूकंप हम कहते हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम से समझते हैं। भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और इस आकस्मिक कंपन का जो कारण होता है वो कई कारण हो सकते हैं। यह जो कारण होते हैं उसमें हम मान लेते हैं कि प्राकृतिक अगर कारण है तो उन प्राकृतिक कारणों में क्या होगा कि पृथ्वी के अंदर जो हो रही हलचल,
और भूकंप क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, और यह जो ऊर्जा है जब तीव्र गति से पृथ्वी पर टकराती है तो इसी को हम भूकंप कहते हैं। अब पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, अर्थात पृथ्वी के अंदर हमने कहा कि मैग्मा बना, वो मैग्मा जब ऊपर से चलकर आएगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा? पृथ्वी नीचे से खोखली तो है नहीं, वह क्या करे? किसी न किसी परत को तोड़ते हुए आएगा। जैसे कि मैं कहूं, अगर आप जो है कि छत पर बैठे हैं और छत पर बैठे हैं और आपको नीचे से किसी ने झटका मारा, तो कहीं ना कहीं से झटका मारा गया होगा, तो वह स्थान क्या है? फोकस। तो पृथ्वी के अंदर जहां पर भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है उसको फोकस बोलते हैं, और जहां सबसे पहले वो पहुंचते हैं उसको बोलते हैं ईपी सेंटर, अर्थात भूकंप का केंद्र। तो जैसे यहां पर जो ईपी सेंटर था वह मैंने आपको दिखाया पेंट्रीजा में था, तो ठीक यही ईपी सेंटर जहां पर होता है वहां पर चूंकि झटका ज्यादा लगता है, भूकंप ज्यादा होता है। अब जब ये जो फोकस है, जो फोकस है, ये फोकस अगर क्या हो? अधिक गहराई में होगा तो जो होने वाला विनाश है वो कम होगा, क्योंकि जब तरंगे अधिक गहराई से ऊपर चल की ओर आएंगी तो उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी। लेकिन जैसा कि हमने इसमें देखा क्रोएशिया वाले भूकंप में, इसकी गहराई मात्र 10 किलोमीटर थी। अगर 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की गहराई से भूकंप आता है तो ये भूकंप क्या होते हैं? घातक होते हैं। और ये तब और ज्यादा घातक हो जाते हैं अगर इनका जो ईपी सेंटर है किसी ऐसे स्थान पर हो जहां पर जनघनत्व तो क्या हो? ज्यादा। ये सभी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है, जैसा कि कल आपने देखा 50 मिनट का वीडियो, इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं तेजी से समझाऊं और आप समझ भी पा रहे हो। तो हमने क्या समझा कि दो शब्द समझे, फोकस और ईपी सेंटर। ईपी सेंटर जो होता है वहां पर सबसे पहले भूकंपीय झटकों का आभास होता है, उसी को एपिसेंटर बोलते हैं। तो चूंकि जहां पर सबसे पहले झटका लगा वहां से दूर जैसे जैसे जाएंगे वहां पर असर कम होने लगता है। वह इस वजह से क्योंकि जैसे एक तरंग कहीं पर टकराई उसके बाद से क्या होता है? वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसकी एनर्जी क्या होती? कम होती जाती है। ठीक इसी तरह से जो ये भूकंप है इनकी गहराई भी मैटर करती है, जैसा कि हमने बताया। तो देखिए जो सामान्य गहराई वाले भूकंप है वो 50 किलोमीटर की गहराई तक से आते हैं, और ये भूकंप तो क्या था? बिल्कुल सरफेस से नीचे लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर से ही आया था, इसलिए इसकी जो तीव्रता थी ज़्यादा थी। अगर यही जो मैंने कहा कि यह भूकंप इंडिया के संदर्भ में ये किसी अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में आया होता तो काफ़ी ज़्यादा होता। अब ये जो भूकंप मूल की गहराई है इसका संबंध लिखा हुआ है कि भूकंप मूल की गहराई का विनाशक प्रभाव से व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होगा, मतलब कि अधिक गहराई से अगर भूकंप उत्पन्न होगा तो जो होने वाला विनाश है वो क्या होगा? कम होगा। अब जो भूकंपीय तरंगे आती हैं तो तीन तरंगों के माध्यम से आती हैं। पहला है प्राइमरी वेव, इनकी जो गति होती है सर्वाधिक होती है, कहीं भी भूकंप आता सबसे पहले यही पहुंचती हैं, इसी के कारण इनको प्राइमरी वेव्स बोला जाता है। और यह जो तरंगे हैं यह संकेत करती हैं कि आपको अब यहाँ से हट जाइए। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी भूकंपी झटके हो थोड़ा सा छत से दूर हो जाइए, क्योंकि उसके तुरंत बाद दूसरी वेव आ रही होती है जो सेकेंडरी वेव है, जो ज़्यादा घातक होती है। स्पीड भले ही कम होती है लेकिन ज़्यादा घातक होती है। तीसरी जो तरंग है उसको बोला जाता है सरफेस वेव या लॉन्ग वेव, और सबसे ज्यादा घातक होती है क्योंकि सरफेस पर ही मूव करती है, चलती है, उत्पन्न होती है। तो स्वाभाविक है कि अधिक गहराई से भूकंप की यह तरंग नहीं आई है, सरफेस पर उत्पन्न हुई है, सरफेस पे चल रही है, तो विनाश भी क्या करेगी? ज्यादा करिए। अभी जो भूकंप के कारण है, कई कारण है, इन सभी की व्याख्या हम नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमें समझना है वो है प्लेट विवर्तन की। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या मानता है कि पृथ्वी का निर्माण प्लेटों से हुआ है। अभी जो प्लेटें होती तीन प्रकार की होती हैं। पहला है रचनात्मक किनारा, दूसरा है विनाशात्मक। प्रश्न आएगा ये रचनात्मक, विनाशात्मक, संरक्षित किनारा क्या आफत आ गया? तो अब इस इमेज को समझिए। हमने कहा कि चूंकि पृथ्वी फुटबॉल जैसी है, कई टुकड़ों से मिलकर बनी। अब ये जब टुकड़े टकराएंगे तो क्या होगा? बी वाली कंडीशन देखिए, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ा के नीचे जाएगा, जो दूसरा टुकड़ा नीचे जा रहा है वह जाकर अंदर गलता है, मैग्मा का निर्माण करता है, और इसकी वजह से यहाँ पर भूकंप आता है। तो देखिए यहाँ पर बी वाले इमेज को देखिए, यहाँ पर जब टकराएगा तब भूकंप आएगा, जब मैग्मा गल के ऊपर आने का प्रयास करेगा तब आएगा, और इसके अंतर्गत जब जब ये मैग्मा बन रहा होगा तो कुछ
कुछ अंदर क्या हो रहा है, उबल रहा है, खौल रहा है ना, एनर्जी एक बन रही है, वो बार बार धक्का मारती, इस वजह से यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है। और ठीक यही क्रिया इस समय भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में हो रही है, इसी के कारण वहाँ पर भूकंप क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। और यह जो आपका भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, इसको बोला जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। और यह क्या है, भूकंप जितने भी विश्व में भूकंप आते हैं उसके 21% भूकंप इसी एरिया में आते हैं। ये जो मध्य जो है कि महाद्वीपीय पेटी है, ये प्रारंभ होती है मध्य अटलांटिक से प्रारंभ होकर भूमध्य सागर, कॉकेसस श्रेणी, हिमालय से होते हुए दक्षिण पूर्व प्रशांत द्वीप तक यह जाती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, लगभग 63%, वह आते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी, जो कि मैंने आपको दिखाया अमेरिका का जो पश्चिमी किनारा है और ठीक इसी तरह एशिया का जो पूर्वी किनारा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो वहाँ पर भूकंप आम बात होगी। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूकंप की तीव्रता बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमें यहाँ पर कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर यहाँ पर अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। मैं इसका जो है कि पीडीएफ दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछिएगा, कोशिश करूँगा मैं जरूर उसका समाधान करूँ। अब हम बात करते हैं BBX11 जीन के विषय में। अब ये जो जीन है दरअसल मिला है, तो उसको समझने की थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ। क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है जो पौधों में पाया जाता है, और यह क्या करता है, सूर्य की किरणों से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करके पौधों के पोषण और विकास में सहायता करता है। यह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल, जो एक प्रकार का पिगमेंट है। इसी की वजह से आप देखते होंगे कि जो पत्तियों का हरा रंग है, हमें हरा दिखाई देता है, क्योंकि पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल के रूप में पाया जाता है। ये जो क्लोरोफिल है, एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। अर्थात जो क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से पत्तियां आपको हरी दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, एक जटिल रासायनिक यौगिक है। इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, मैग्नीशियम भी है। क्लोरोफिल के साथ दो अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं, पिगमेंट भी पाए जाते हैं। एक है कैरोटीन, दूसरा है ज़ैथोफिल। और यह जो पाए जाते हैं, इन्हीं की वजह से पूरा यह जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाती है। ब्लिस स्टेटर नामक जर्मन रसायनज्ञ थे, उन्होंने 1911 में ये जो क्लोरोफिल का वर्णक है, इसको शुद्ध रूप से, यहाँ पे युद्ध करके लिखा है, युद्ध से पृथक किया नहीं, शुद्ध रूप से पृथक किया, मतलब दिखाया कि उन्होंने यह एक पिगमेंट होता है। पौधों में अगर क्लोरोफिल कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो देखिए होता क्या है, जब कोई पौधा अंकुरित होता है, अर्थात कोई बीज आपने डाला, वह अंकुरित होगा, तो जब वह अंकुरित होगा तो क्या इतना ही हरा होता, नहीं होता ना। धीरे धीरे वह क्या करता है, एक छोटा सा अंकुर क्या करता है, अपना विकास करके एक पौधे का रूप लेता है। तो जो अंकुरित चीज है ना, अंकुरित चीज है, उसमें जो क्लोरोफिल है वह पाया जाता है प्रोटोक्लोरोफिलाइड के रूप में। ध्यान दीजिएगा, जो क्लोरोफिलाइड है, यह क्या है, जब कोई बीज अंकुरित हो रहा है तो उसमें भी अभी क्या है, क्लोरोफिल की कुछ मात्रा है, लेकिन किस रूप में है, प्रोटोक्लोरोफिलाइड के रूप में। अब ये जो प्रोटोक्लोरोफिलाइड है, यह क्या होता है, जब प्रकाश के संपर्क में आता है तो यह एंजाइम के माध्यम से क्लोरोफिल में बदल दिया जाता है। अर्थात जो एक आपने बीज डाला, उसमें जो प्रोटोक्लोरोफिलाइड था, वह चूंकि मिट्टी के अंदर दबा था, अंधेरा था, तो प्रोटोक्लोरोफिलाइड के रूप में था। लेकिन जैसे ही सरफेस मिट्टी से बाहर आता है, एंजाइम के माध्यम से इसको क्लोरोफिल में बदल दिया जाता है, और फिर यह क्लोरोफिल जो है कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का क्रिया करके अपना विकास करता है, और धीरे धीरे पौधा क्या होता है, जो है कि विकास करने लगता है। तो हाल ही में क्या हुआ है, शोधकर्ताओं ने BBX11 नामक जीन के विषय में खोज की है, और यह जीन फसलों को हरा बनाए रखने में मदद करता है। यह जो जीन होता है, यह संश्लेषित प्रोटोक्लोरोफिलाइड की मात्रा को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसको आसान करता हूं मैं।
अब ये जो BBX11 जीन है, यह क्या करता है, यह डिसाइड करता है कि आखिर जो प्रोटोक्लोरोफिलाइड है वो क्लोरोफिल में कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे कि हमने कहा कि कोई प्रोटोक्लोरोफिलाइड है, अंकुरित बीज है, उसमें प्रकाश के माध्यम से वो क्या होगा, क्लोरोफिल में कन्वर्ट होगा। तो क्लोरोफिल में जब वो कन्वर्ट होगा तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसी को खोजा गया है और उसी को नाम दिया गया है BBX11, अर्थात प्रोटोक्लोरोफिलाइड से क्लोरोफिल में बदलने वाला जो जीन है इसी को खोजा गया, इसी का नाम है BBX11। पौधों में अगर इस जीन की मात्रा कम होगी तो क्लोरोफिल में जो प्रोटोक्लोरोफिलाइड कन्वर्ट हो रहा था नहीं हो पाएगा, और इसका मतलब क्या है कि पौधे का विकास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, बन ही नहीं पा रहा है। और भविष्य इससे क्या होगा कि अब जब हमने इस जीन को खोज लिया है तो अगर हमें पता चलता है कि कोई पौधा है उसकी विकास की गति कम है तो हम पता करेंगे कि क्या वहाँ पे क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पा रहा है या फिर प्रोटोक्लोरोफिलाइड क्या जो है कि यहाँ पर क्लोरोफिल में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस जीन को भविष्य में जो हमारी जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, जीनोम वाली टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करके हम इसका प्रयोग आने वाले समय में फसलों के विकास के लिए या फिर किसी भी प्रकार के पौधे के विकास के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यह जीन जो है कि काफ़ी क्रांतिकारी कदम परिवर्तन ला सकता है। आई होप आप तीनों ही टॉपिक समझ पाए होंगे, संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।